हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 BST का चैप्टर नंबर 4 यानी कि बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में अभी तक हम 2 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट रहने वाला है, जहां पर हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर में बिजनेस सर्विसेज का मतलब पढ़ा, कितने तरीके की बिजनेस सर्विसेज होती है, जिसमें जो सबसे पहला था वो था हमारा बैंकिंग। अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप जाकर के देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं 2nd नंबर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जो कि हमारा है इंश्योरेंस। क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को समझते हैं। देखो, इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमारे पास 2 पार्टी होती है, एक तो पार्टी ए, एक पार्टी बी। पार्टी बी में हम ले लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। देखो समझाता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। देखो क्या होता है ना, हमारे पास यहां पर 2 पार्टी हैं। यहां पर तो आप ले लो किसी भी इंसान को, ठीक है ना। एक दूसरी पार्टी, यहां पर हम ले लेते हैं हमारी इंश्योरेंस कंपनी को। किसको ले लेते हैं? इंश्योरेंस कंपनी। यहां पे मैं लिख रहा हूं हमारी इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इंश्योरेंस देती है ना। तो इन दोनों के बीच में ना एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बोल सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, पॉलिसी बोल सकते हो, है ना। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। अब उसमें लिखा हुआ होगा कि फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी हुई, कोई भी रिस्क हुआ, है ना, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो उससे होगा जो भी नुकसान यानी कि लॉस, उसके बदले में ये कंपनी क्या देगी? इसको पैसा देगी, इस इंसान को देगी। और इसको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम। अब वो प्रीमियम मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर, है ना। तो फ्यूचर में कोई भी आगे चल के लॉस होगा तो उस केस में ये कंपनी इस इंसान को क्या देगी? पैसा देगी, है ना, जैसे भी इनके पॉलिसी में लिखा हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कंपनी है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। क्या बोलते हैं? इंश्योरर। जो पर्सन है जो इंश्योरेंस लेगा उसको हम बोलेंगे इंश्योर। क्या बोलने वाले हैं? इंश्योर। क्या बात क्लियर हुई? ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो ये हमारा इंश्योरेंस, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि लाइफ बहुत सारी अनसर्टेनिटी से भरी हुई है ना। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, जैसे डिसेबिलिटी, डेथ सबकी होनी है ना। तो उस केस में बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, है ना। बिजनेस में होते हैं हमारे पास फायर इंश्योरेंस हो गया, मैराइन इंश्योरेंस हो गया, अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा क्या क्या है। ये सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी नुकसान होगा उसके बदले में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसा दे देगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, ह्यूमन कंट्रोल की रीच से बाहर है ना। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। देखो क्या है कि लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, जैसे डेथ, डिसेबिलिटी, फायर हो गया, है ना, साइक्लोन्स आ गए, नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, तो ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक माध्यम है, एक मीन्स है, जो कि इन सब चीजों से होने वाले लॉस के बदले में आपको जो भी पैसा मिलेगा वो हमारा इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है ना। नेचुरल मैन मेड फैक्टर से बने हुए। फिर उसके बाद है कि इंश्योरेंस हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, अभी आपको बताया, उसको हम पॉलिसी भी बोलते हैं, है ना, जिसमें एक पार्टी एग्री टू रिटर्न अ कंसिडरेशन, यानी कि ये यहां पे कौन से वाली पार्टी की बात हो रही है? बताई ना, 2 पार्टी। ये जो पैसा देगी वो है इंश्योरेंस कंपनी, वो देगी टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी, पैसा देगी दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी कौन है? अभी याद करो, दूसरी पार्टी है वो इंसान जिसको पैसा मिलेगा, जिसका नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है ना, इंजरी हुई है, ये इसके अंदर आ जाता है। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं, जहां पर 2 पार्टी, एक तो इंश्योर्ड और एक हमारा इंश्योरर। इंश्योरर को एश्योरेंस अंडरराइटर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इंश्योरेंस के कुछ फंक्शंस होते हैं, 4 फंक्शन है, इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले रिस्क शेयरिंग। क्या है? रिस्क शेयरिंग। देखो जो भी हमारे रिस्क होगा, जो भी रिस्क की हैपनिंग है, उसमें क्या होता है? लॉस होता है। लॉस हमारे पास यहाँ पर पर्संस के बीच में शेयर हो जाता है। वो शेयर कैसे होगा? वो होगा यहाँ पर इंश्योर्ड के मेंबर्स के बीच में प्रीमियम की मदद से। किसकी मदद से? प्रीमियम की मदद से। दूसरा लिखा हुआ है असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो भी कंपनी को यानी कि इंश्योरर को इंश्योर्ड से, इंसानों से, यानी कि जो भी प्रीमियम दे रहे हैं उनसे जो प्रीमियम का पैसा मिलेगा उसका क्या करेंगे? उसका वो करते हैं बेटा, इन्वेस्ट कर देते हैं वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स में। ये इसके अंदर लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हो। प्रोवाइड सर्टेनिटी। प्रोवाइड सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरर है, जो कंपनी है,
वो आपसे क्या चार्ज करती है? प्रीमियम चार्ज करती है। प्रीमियम चार्ज करेगी, उसके बदले में क्या देगी? गारंटीइंग पेमेंट टू द एश्योर्ड ऑफ द लॉस। के प्रीमियम के बदले में आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है गारंटीड क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा उस नुकसान के बदले में। फिर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में यही आप लिख सकते हो कि जो भी हमारा नुकसान होने वाला है ना, वो हमारे हाथ में तो नहीं है, हम उसको रोक तो नहीं सकते ना, लेकिन जो भी नुकसान होगा, यानी कि जो भी अनहैपनिंग हमारी अनइवन इवेंट है ना, कोई भी इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी है, वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना, नुकसान हो गई। लेकिन हम यहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है? उस जो भी हमारा नुकसान हुआ उसको, लॉस को कवर कर सकती है ना, उसके बदले में कंपनसेट कर सकती है। इसके अंदर लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क, कि हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कंपनसेट कर सकते हैं जो भी हमारा नुकसान हुआ है। ये था हमारा फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंश्योरेंस का भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। कुछ 6 से 7 हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का दूसरा नाम होता है यूबरमे फिडाई। यूबरमे फिडाई का मतलब होता है कि यहां पे 2 पार्टियां बेटा, एक तो इंसान है ना, और एक हमारा कंपनी। एक का नाम है इंश्योर्ड, एक का नाम है इंश्योरर। दोनों को क्या करना है? दोनों को डिस्क्लोज करने हैं सारे मटेरियल फैक्ट्स। मतलब हमें यहां पर ट्रस्ट दिखाना है, मतलब ट्रस्ट भी दिखाना है और बिल्कुल सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर छुपाएंगे तो आप ही का हो सकता है आगे चल के नुकसान हो जाए। कि आपने भाई लाइफ इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको पैसा मिल जाएगा, ये लाइफ इंश्योरेंस का फंडा होता है। अब उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट है कि ये अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि आपने कुछ छुपा दिया जो कि नहीं छुपाना था, है ना। आपने मान लो XYZ कि आपको कोई बहुत मेजर बीमारी थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपने पॉलिसी लेते हुए वो चीज छुपा दी। अब कल को आपको उस बीमारी के चलते ही आपकी डेथ होगी, जो कि होनी थी, लाजमी है होनी थी, बीमारी थी, सीरियस बीमारी थी, तो फिर कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि कंपनी से आपने छुपाई है वो चीज, है ना। आपने वो मटेरियल फैक्ट बताया नहीं है। ऐसे ही जो कंपनी है उसको भी सारे टर्म्स और कंडीशंस आपको बताने पड़ेंगे, कंपनी भी कुछ नहीं छुपाएगी, आगे चल के कोई डिस्प्यूट्स ना हो या कोई भी चीज जो है ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत आए, पैसा मिलता है। ये इसके अंदर है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होना चाहिए? यूबरमे फिडाई, जिसका मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ, कि दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड को गुड फेथ दिखाना है। गुड फेथ का मतलब क्या है? कि सारी चीजें बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड इंश्योरेंस। के इंश्योरेंस के चलते जितनी भी सारी चीजें आपको लगती हो कि जरूरी है, वो सब चीजें आपको बतानी चाहिए। और ये भी इंश्योर्ड की भी ड्यूटी है, और उसी तरीके से ये किसकी भी ड्यूटी है? इंश्योरर की भी ड्यूटी है कि वो भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी क्या है, जल्दी जल्दी में आपसे साइन करा लेंगे, आपको बताएंगे नहीं फिर बाद में, है ना। तो आपको पढ़ करके सारी चीजें करनी होती है और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको भी बतानी होती है और आपको भी बतानी होती है। फिर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है? कि जो भी इंश्योरेंस ले रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब इसमें ऐसे आप समझ सकते हो कि प्रीमियम भी वही देगा, है ना, और आगे चल के पैसा भी उसका मिलेगा। तो ये हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का फंडा कहलाता है। देखो ये लिखा हुआ है कि इंश्योर्ड का मतलब है जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने वाला है मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। ये इसके अंदर आ जाता है कि प्रीमियम भी उसी को देनी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा और पैसा भी उसी को मिलेगा। फिर ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि मान लो लॉस बाय फायर है। लॉस बाय फायर के केस में क्या होता है कि हमारे जो गुड्स है ना, हम उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब अगर हमारे गुड्स जल करके राख हो गए, है ना, जल गए, आग लग गई, तो उस केस में जो कंपनी है वो हमें पैसा देगी। लेकिन 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 इसमें एक मेन चीज ये होती है कि जितने का आपका सामान जला सिर्फ उतना ही, यानी कि जितना लॉस हुआ उतना ही आपको पैसा मिलेगा। मान लो एग्जांपल के तौर पे समझो कि हमारा 1 लाख के गुड्स थे, 1 लाख के गुड्स से जिसका हमने इंश्योरेंस लिया। इंश्योरेंस में भी कौन सा? फायर इंश्योरेंस, है ना। फायर इंश्योरेंस हमने ले लिया। कितनी बात क्लियर होगी? अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ आग लगी, आग लगने के बाद जो 60,000 के गुड्स हैं वो जल करके राख हो गए। 40,000 के जो गुड्स हैं वो हमारे बच गए, ये हमारे खत्म हो गए, 60,000 के खत्म हो गए। तो जो इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि आपको जो कंपनसेशन यानी कि जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है ना। 1 लाख नहीं मिलेगा पूरा का पूरा, कितना मिलेगा? 60,000 मिलेगा, जबकि इंश्योरेंस तो 1 लाख का था। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको जितना इंश्योरेंस उतना पैसा मिलेगा, जितना आपका नुकसान हुआ सिर्फ उतना पैसा मिलेगा। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए भी ले लिए, ठीक है ना, आपने 1 लाख ले लिए और 40 का आपका सामान बचा, तो ये तो आपका फायदा हो गया। तो कंपनी क्यों चाहेगी आपका फायदा हो? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है। समझ में आ गया? तो लिखा हुआ है कि देखो द इंश्योरर
अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड, के जो कंपनी है वो इंसान को यानी कि जिसने भी इंश्योरेंस लिया है, फॉर द लॉस कोज्ड बाय हिम ड्यू टू द डैमेज और डिस्ट्रक्शन फॉर द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। ये इसके अंदर लिखा है कि जितना नुकसान हुआ उतना ही। और इसमें ना 3 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है हमारा फायर, है ना, एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक हमारा मैराइन इंश्योरेंस होता है। 3 तरीके के इंश्योरेंस है। तो फायर और मैराइन में तो ऐसा होता है कि जितने का नुकसान उतने का हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं होता, क्योंकि वो डेथ से रिलेटेड है ना। अब किसी की डेथ होगी तो आप ये थोड़े ना कहोगे, या मान लो एक गाड़ी में कुछ लोग जा रहे थे, 3 से 4 लोग जा रहे थे, उसमें से 2 तो घायल हो गए, एक की डेथ हो गई, तो अब जिसकी डेथ होगी वो वापस थोड़े ना आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर फंडा लगता है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चले, 3 हो गए हमारे। इसके बाद नंबर 4 है प्रोक्सीमेट कोज। प्रोक्सीमेट का मतलब है कि अगर कोई भी हमारा इवेंट हो रहा है, यानी कि इवेंट का मतलब कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है, इस तरह की चीज हो रही है, आग लग रही है, कुछ भी हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा कारण है नुकसान के। मान लो अभी ये वाले एग्जांपल में कि हमारा कुछ सामान तो आग से जल गया, कुछ सामान चोरी हो गया, लेकिन जो इंश्योरेंस था वो किसका था, वो था सिर्फ और सिर्फ लॉस बाय फायर का, यानी कि फायर इंश्योरेंस था। तो जितना नुकसान, यानी कि जो मेन कारण होगा नुकसान का, यहां पर मेन कारण से है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट, जो ये वाला प्रिंसिपल है, ये मेन कारण से है कि जो भी मेन कारण होगा उसका ही आपको पैसा मिलेगा। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ 2 और मोर कॉजेज, जो प्रोक्सीमेट कोज होगा, यानी कि जो मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट इफेक्टिव कोज होगा, उसी का ही हमारा कंसिडर करा जाएगा, उसी का आपको पैसा मिलेगा। इसके अंदर लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई है टू प्रोवाइड कंपनसेशन, कंपनसेशन का पैसा मिलेगा फॉर ओनली फॉर सच लॉसेस विच आर कॉज्ड बाय पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी। मतलब पॉलिसी में ही ऐसा है ना। दोबारा ये वाले एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कि भाई हमारे 1 लाख के गुड्स है बेटा, 1 लाख के गुड्स का आपने लिया हुआ है फायर इंश्योरेंस, ठीक है ना। अब इसमें हमारा चला 60,000 का सामान, 60,000 के गुड्स में जो है स्वाहा हो गए, आग लग गई। जो 40,000 का बचा था ना, 40,000 के गुड्स से वो हमारे लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि वो चोरी हो गए। तो अब जो इंश्योरेंस मिलेगा वो किसका मिलेगा, इस 60,000 का, क्योंकि ये मेन कारण है हमारे इंश्योरेंस का। ये लिखा हुआ है पॉलिसी में, यही था, तो इसी का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5th को पढ़ते हैं। 5th में हमारे पास क्या है, 5th में है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, सब्रोगेशन का मतलब यह होता है कि जो ओनरशिप है, जो क्या है, जो हमारी ओनरशिप है वो भी चली जाती है। मान लो आपने कोई गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब आपको पैसा मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, लेकिन जो भी हमारे पार्ट्स बदले गए हैं या जो भी हमारी चीज थी, हमारा एसेट था, अब उस पे से हमारी ओनरशिप चले गई, जो भी हमारे डिफेक्टिव गुड्स थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मान लो हमारा गाड़ी था, है ना, गाड़ी का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब गाड़ी के कुछ पार्ट्स हमारे टूट गए। अब जब वो पार्ट टूट गए तो कंपनी ने नए लगवा दिए। जो टूटे हुए पार्ट थे वो आपके नहीं है, उसकी जो ओनरशिप थी वो किस पे चले गई, कंपनी पे चले गई। ये प्रिंसिपल कहता है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर। राइट ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरर का मतलब होता है कंपनी, कंपनी का राइट है टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड, के इंश्योर्ड की जगह पे अब आप आ सकते हो कि जो इंसान का सामान था वो अब हमारा है, क्योंकि हमने तो आपको नया सामान लगवा के दे दिया ना, तो जो पुराना टूटा फूटा है वो हमारा होगा, ठीक है, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम। लेकिन ये क्लेम के बाद, अगर पैसा मिल गया तब, उसके बाद की कहानी। एज फार एज द राइट ऑफ द इंश्योरेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिकवरी फ्रॉम एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द इन्वॉल्व्ड, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है, जैसे जो इंश्योर्ड है, यानी कि जो भी हमारा इंसान है, उसको कंपनसेट कर दिया लॉस के लिए, डैमेज के लिए, तो उसके बाद जो ओनरशिप है वो भी हमारी चली जाती है इंश्योरर के पास। ये क्यों करा जाता है, ताकि जो भी इंसान है वो प्रॉफिट ना कमा सके। मान लो आपने जो टूट फूट थी वो आगे चल के सेल कर दी, हो जाता है, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स होती है जहां पे सेकंड हैंड सामान मिलता है, वहां पे आपने बेच दिया तो आपका तो प्रॉफिट हो गया ना, कंपनी का नुकसान हो गया, तो कंपनी उस पार्ट को ले लेगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे 5 हो गए। 2 हो रहे हैं बेटा, फटाफट से समझ लो, कंट्रीब्यूशन और मिटिगेशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कई बार ना आप एक से ज्यादा कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो एक कंपनी X है, एक कंपनी Y, एक कंपनी Z, तीनों कंपनी से हमने 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया, 1 लाख इधर से, 1 लाख इधर से, 1 लाख इधर से। अब जब भी कोई लॉस होगा तो सब 1-1 लाख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंश्योरेंस 1 लाख का था तो तीनों कंपनियां मिला करके 1 लाख रुपए देगी। ये हमारा ये प्रिंसिपल कहता है। देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन द केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस का मतलब 2 या 2 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से लिया, तो जो इंश्योरर है यानी कि जो कंपनी है, आर टू शेयर द लॉस इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम।
तीनों में बांट के दे देंगे, लेकिन तीनों अलग अलग 1 लाख नहीं देंगे, तीनों मिला करके आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे, ये जितने का भी हमारा इंश्योरेंस था। इस केस में जो मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं, इंश्योर्ड यानी कि इंसान का राइट नहीं रहता रिकवर एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द लॉस। लॉस से ज्यादा आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर 1 लाख का लॉस है तो 1 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं। फिर है बेटा मिटिगेशन। मिटिगेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर मान लो आपने लॉस बाय फायर, है ना, फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपके सामने आपकी दुकान में आग लग रही है, आपके गोदाम में, आपके सामान में आग लग रही है, तो आपको हर एक मुमकिन कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से मैं उसको बचा लूं। ऐसा नहीं है कि हमने तो इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, छोड़ दो, जलने दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है बिल्कुल अपना सब कुछ लगा देना है ताकि वो रुक जाए। ठीक है, वो हादसा होने से रुक जाए, ये इसके अंदर आ जाता है। देखो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि उस इंसान की ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल स्टेप्स, आपको बहुत उसी समय पे ऑन द स्पॉट स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू मिनिमाइज द लॉस। ऐसा नहीं है कि हो रहा है नुकसान, छोड़ दो, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, की जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम खराब होने ना दे, जलने ना दे, ये इसके अंदर आ जाता है। इंश्योर्ड मस्ट बिहेव विद अ ग्रेट प्रूडेंस, नॉट बी केयरलेस, केयरलेस नहीं होना है आपको, प्रूडेंस रहना है। जस्ट बिकॉज देयर इज एन इंश्योरेंस कवर, कि भाई इंश्योरेंस है कि भाई छोड़ दो, जलने दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। इफ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन देन द क्लेम विल बी लॉस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है ना, कि आपके कैमरे बच जाए, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक होगी, है ना, सब चीजें चेक होती है कि बाद में इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो सब चीजें चेक करके फिर आपको पैसा दे देता है, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्री में आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा, एग्जाम्स में गारंटेड आते हैं। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं? देखो 4 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार्टिंग विद द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये होता है कि डेथ, है ना, जो कि एक कड़वा सच है, सभी की डेथ होनी है, तो उस केस में हमें पैसा मिल जाता है। ठीक है ना, हम 2 पार्टी है दोबारा से, यहाँ पे एक इंश्योर्ड होगा, एक इंश्योरर होगा, यानी कि कंपनी होगी। इंसान जो है वो कंपनी को प्रीमियम के तौर पे कुछ पेमेंट करेगा, क्वार्टरली, मंथली, जैसे भी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ होगा। उस केस में अगर वो डेथ हो गई तो उसको पैसा मिल जाएगा। या फिर एक्सपायरी पीरियड, एक एक्सपायरी पीरियड भी होता है, या तो डेथ हो जाए या पहले डेथ होने से पहले ही वो पॉलिसी खत्म हो रही है तो आपको पैसा मिल जाएगा, ये इसके अंदर आता है। दूसरा फायर इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि हमारे जो भी गुड्स है, जो भी हमारा सामान है दुकान का, बिजनेस का, उसका हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर आग लगी, क्योंकि आग लग सकती है, आग लगी तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा मैराइन इंश्योरेंस है। मैराइन इंश्योरेंस में ये होता है कि हमारा शिप से रिलेटेड होता है ना, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारी शिप्स जाती हैं, सामान जाते हैं, बीच में चोरी हो जाए, है ना, सी में, समुद्र के अंदर कुछ बड़े बड़े चट्टान पत्थर होते हैं, उनसे टकरा जाए, सामान इधर से उधर जाता है, तो उस केस के लिए होता है हमारा मैराइन इंश्योरेंस, पैसा मिल जाता है। लास्ट हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है। ये हमारा होता है, मान लो आप बीमार हो रहे हो, है ना, हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह हैं, वो सब चीजें यहां से हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से हो जाती हैं। चलो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। लाइफ में एक सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है, वो है बेटा सभी की होनी है एक ना एक दिन। ठीक है ना, तो ये मस्ट है, होना ही होना चाहिए। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी का आपको बताया इंश्योरर होता है, और जो इंसान है वो हमारा एश्योर्ड या इंश्योर्ड कहलाता है। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा देता है, किस फॉर्म में? प्रीमियम के फॉर्म में। कैसे हो सकता है प्रीमियम? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कैसे भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। और प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन मनी आइदर ऑन द डेथ, या तो आपकी डेथ होगी तब आपको पैसा मिलेगा, और द एक्सपायरी पीरियड भी होता है 50 साल, 55 साल, 60 साल, है ना, तो उस पीरियड के दौरान जैसे वो एक्सपायर हो रहा है पीरियड, तो आपको पैसा मिल जाएगा अगर डेथ नहीं हुई। ठीक है, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले है कि प्री मैच्योर डेथ। प्री मैच्योर डेथ क्या होती है? एक तो बेटा डेथ होती है कि चलो एक एवरेज लाइफ है, मान लो 60 70 तब हो रही है, वो एक प्री मैच्योर डेथ नहीं है। प्री मैच्योर है कि एकदम से अचानक से एक्सीडेंट हो गया, है ना, कुछ भी एकदम से मिस हैपनिंग होगी, अनइवन डेथ होगी एकदम, वो हमारी प्रीमैच्योर डेथ होती है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल की ऐसी डेथ हो रही है तो उसके पीछे क्या उसका परिवार है, जिसकी जिम्मेदारी उस इंसान पर थी, तो अब उनको पैसे की जरूरत है ना। अगर उनको आगे अपना सब कुछ चीजें करनी है, फैमिली को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब कहां से कवर होगी? इस इंश्योरेंस के पैसे से कवर हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज है कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है
जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड है। अभी बताया ना कि या तो आपको मिल जाएगा डेथ पे, या फिर एक एक्सपायरी पीरियड होता है, मान लो 50-55 साल की उम्र में मिल गया। अब आप रिटायर तो वैसे ही होने वाले हो, एक अच्छा खासा अमाउंट मिल गया जिससे आपकी आगे आने वाली जीवन जो है वो अच्छी तरीके से चल सकता है, क्योंकि अब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम होगी। अब आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जैसे आप जवान थे, है ना, आप यंग थे तब आप काम कर सकते थे, रिटायरमेंट के समय में नहीं कर सकते हम। एक लाइफ के बाद लाइफ इंश्योरेंस एक हमारा प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट भी। इन्वेस्टमेंट का इसलिए ही है कि हमें एक्सपायरी पीरियड यानी कि जब हम रिटायर होने की एज में होते हैं तब हमें पैसा मिल जाता है। बताओ, लाइफ इंश्योरेंस समझ में आ गया। इसके तुरंत बाद हमारे पास इसके कुछ मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं। मेन एलिमेंट में 3 ही पॉइंट है बेटा। एक तो हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, कि हमें कुछ भी चीज छुपानी नहीं है इंश्योरेंस लेते हुए, कि मान लो वही मैंने आपको बताया था कि कोई भी गंभीर या सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है जिसकी आपको पता है कि आगे चल के मेरी डेथ होगी है ना, और आपने वो छुपा दिया, कंपनी से वो छुपा दिया और उसी के कारण आपकी डेथ हुई, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, जो आपने प्रीमियम दी होगी वो भी सब गई। ठीक है ना, तो ये अटमोस्ट गुड फेथ कहता है। फिर है कि हमारा इंश्योरेबल पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे एक इंसान का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने स्पाउस यानी कि अपने पार्टनर में, तो ये सब चीजें इसी तरीके से एश्योर्ड का यानी कि जो पॉलिसी ले रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जब इंश्योरेंस हमारा इफेक्ट हो रहा हो। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट एम्प्लॉइज में होता है, क्रेडिटर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है लाइफ ऑफ द डेटर में होता है। इसी तरीके से हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी नहीं है। अभी क्लियर बताया था जब प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे कि जो फायर है, जो हमारा मैराइन है, उसमें तो जितने का नुकसान हुआ उतना पैसा मिलेगा। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लाइफ हमारी वापस नहीं आ सकती है। लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड। इंसान को कैसे कंपनसेट करोगे? वो नहीं हो सकता। ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज पेड। सिर्फ पैसा ही दिया जा सकता है और वो भी एडवांस में आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि आपकी मृत्यु के बाद इतना पैसा आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद है फायर इंश्योरेंस। दूसरे नंबर का इंश्योरेंस आ जाता है कि इसके अंदर यही है कि 2 पार्टी होगी हमारी, एक तो हमारा इंश्योर्ड हो गया, एक हमारा इंश्योरर हो गया, कि आपको प्रीमियम्स देनी होंगी और अगर आपके गुड्स में आग लग गई या फिर इस तरह की चीज हो गई फायर से रिलेटेड तो आपको पैसा मिल जाएगा। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट भी होता है जहां पर इंश्योरर यानी कि कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम के कंपनी को जो भी प्रीमियम दिया उसके बदले में आपको पैसा मिलता है अगर आग लगनी है ना। अंडरटेक्स टू मेक अ गुड और एनी लॉस ऑफ डैमेज, के जो भी हमारा लॉस हो रहा है, जो भी डैमेज हो रहा है उसके बदले में हमें फायर से होना चाहिए। ठीक है ना। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक पीरियड भी होता है। और यहां पर 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आग है वो एक्चुअल लॉस से होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारा देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस, कि कोई भी हमारा ऐसा ना हो कि जो एक्चुअल ना लगता हो। मान लो कि आग जो है वो एक्सीडेंटल या फिर नॉन इंटेंशनल हमारी होनी चाहिए, कि भाई आपने जानबूझ के आपको आग नहीं लगानी है। ये कहना चाहता है। सिंपल सी चीज है कि हमारा तो इंश्योरेंस है, आग लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आग जो है वो जेन्युइन तरीके से लगनी चाहिए, एक्सीडेंटल हो, है ना, और नॉन इंटेंशनल हो। अगर ऐसा आगे चल के पता लगता है इंश्योरेंस कंपनी को तो फिर वो पैसा नहीं देगी। और उसमें तीसरी चीज ये लिखी है कि जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो पैसा मिलता है वो उतना ही मिलता है जितना आपका लॉस हुआ। वो 1 लाख और 60,000 40,000 वाला केस है कि 60,000 का नुकसान तो 60 का ही मिलेगा, 40 का नहीं मिलेगा, 1 लाख का नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है मेन एलिमेंट्स ऑफ अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हमारे मेन एलिमेंट्स है, जिसमें सबसे पहला है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरर में। फिर अटमोस्ट गुड फेथ, कि आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। मान लो इसी में एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस लिया, फायर इंश्योरेंस। अब हमें पता था कि हमारे यहाँ की जो वायरिंग है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसमें आग लग सकती है। ठीक है, और ये चीज हमने छुपाई, कंपनी से छुपाई, कंपनी को बताई नहीं। तो बाद में चल करके अगर कंपनी को पता लगा कि इनकी वायरिंग खराब थी या कुछ भी रिपोर्ट में कुछ भी इस तरह की चीज पता लगी इंस्पेक्शन करते हुए, तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अटमोस्ट गुड फेथ के खिलाफ है। आपने झूठ बोला, आपने छुपाई चीज। ठीक है, आपको क्लियरली पहले ही बताना था। फिर उसके बाद है इंडिमिनिटी होता है। स्ट्रिक्टली इंडिमिनिटी है कि मतलब अगर 1 लाख है, 1 लाख का सामान था, 1 लाख में से सिर्फ 50,000 60,000 का ही हमारा जल करके राख हो गया, आग लगी है, तो उतने का ही हमें पैसा मिलने वाला है, बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली द फायर इज प्रोक्सीमेट। प्रोक्सीमेट को उसका मतलब क्या है कि हमारा एक्चुअल लॉस होना चाहिए, ये इसके अंदर आ जाता है। यानी कि प्रोक्सीमेट में ये भी चीज आप लिख सकते हो कि हमारा जो मेन कारण होगा, मुख्य कारण होगा, उसी का हमें कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फायर इंश्योरेंस है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है मैराइन। मैराइन इंश्योरेंस क्या है? मैराइन लॉसेस। मैराइन लॉसेस में आ जाता है या जो भी हमारे मैराइन पेरिल्स हो गए। मैराइन पेरिल्स का मतलब शिप टकरा गई, है ना, कोलिजन हो गया शिप का रॉक के साथ। शिप एनिमीज ने, दुश्मनों ने अटैक कर ली। पहले ऐसा बहुत होता था कि जो समुद्री लुटेरे होते थे वो शिप को लूट लेते थे, सामान को लूट लेते थे,
रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ गुड्स, ये सब सारी चीजें इसमें हमारा मैराइन आ जाता है। तो लिखा हुआ है मैराइन इंश्योरेंस, अगेन कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आपको शुरुआत करनी है ना, शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस आ जाए, मैराइन आ जाए, फायर आ जाए, कि हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जहां पर जो इंश्योरर है सब जगह इंश्योरर ही चल रहा है, अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड, कि वो पैसा देगा किसको, इंश्योरर को, ठीक है ना, लॉस के जो भी लॉस हुआ होगा, और जो भी उन्होंने एग्रीड कर रखा हुआ है जिस हिसाब से भी कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पैसा मिल जाएगा। नुकसान इसमें बता ही दिया आपको किस किस में केस में पैसा मिलता है, और उसमें 3 चीज होती है, शिप, कार्गो और फ्रेट। शिप और हल एक ही चीज होती है कि अगर शिप जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, शिप डैमेज हो गई है ना, डैमेज के कारण कोई भी लॉस हो गया, शिप हमारी टकरा गई किसी बड़ी चट्टान से, किसी बड़े पत्थर से, तो उस केस में ये वाला इंश्योरेंस होता है। इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड ऑफ द लॉस डैमेज ऑफ द शिप, क्या शिप हमारी डैमेज हो रही है, द शिप इज एक्सपोज टू मच डैमेज फ्रॉम द सी, ठीक है। फिर है कार्गो। कार्गो का मतलब होता है हमारा सामान, जब एक जगह से दूसरी जगह पे शिप की मदद से सामान जाता है। अब सामान चोरी हो सकता है, सामान खराब हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, जहां पे भी सामान पहुंचने वाला था वो तो आपको पैसा नहीं देगा, तो फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। कार्गो वाइल बियरिंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क, जब ट्रांसपोर्टेशन होती है शिप से तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, चोरी का रिस्क है ना, गुड्स जो है लॉस होने का रिस्क है, तो इस केस में एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशूड टू कवर सच रिस्क टू कार्गो, कि जो भी सामान का रिस्क होता है वो मिल जाता है। फिर है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है बेटा किराया। अब मान लो यहां से दूसरी जगह सामान जाना था शिप की मदद से, अब रास्ते में सामान खराब हो गया, चोरी हो गया, तो जो भी किराया मिलने वाला था आपको वो मिल जाएगा क्या, जब तक आप सामान नहीं पहुंचाओगे, आपने खराब सामान पहुंचा दिया, सामान टाइम पे नहीं पहुंचाया, तो पैसा नहीं मिलेगा किराए का। तो किराए का भी इंश्योरेंस होता है, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किराए का भी इंश्योरेंस करती है, वो आपको किराया देगी अगर सामान टाइम पे या खराब पहुंचा। ये इसके अंदर लिखा हुआ देखो, इफ द कार्गो का मतलब सामान डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन, के जो भी उसका फाइनल पॉइंट जहां पे वो पहुंचने वाला था वहां पे नहीं पहुंचा, क्यों, डैमेज की मदद से, लॉस इन ट्रांजिट की मदद से, तो उस केस में क्या होगा, जो शिपिंग कंपनी है इज नॉट शिपिंग चार्जेस, यानी कि जो कंपनी है वो पैसा नहीं देगी, सामने वाला पैसा नहीं देगा, तो फ्रेट इंश्योरेंस होता है। इस केस में आपको रिएम्बर्स हो जाता है जो भी आपका लॉस हुआ हो, ठीक है। ये हमारा हो गया मैराइन इंश्योरेंस। इसके बाद लास्ट हो जाता है बेटा हेल्थ इंश्योरेंस, चौथे नंबर का हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो होता है हमारा मेडिकल कॉस्ट के लिए। किसके लिए होता है, मेडिकल कॉस्ट, जैसे कि वो भी आपके इसमें लिखा हुआ होगा, जो भी आप इंश्योरेंस लोगे कितना पैसा आपको मिलने वाला है, वो या तो आपको आइदर डायरेक्ट पेमेंट होगी या फिर जो भी आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होंगे, इलनेस, इंजरी, छोटी मोटी इंजरी होगी, इलनेस हो गया, आपको बीमार हो गया है ना, आपका जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा वो आपको दे दिया जाएगा, या फिर जो भी डायरेक्ट पेमेंट है, जैसे भी इंश्योरेंस में लिखा होगा वैसे आपको मिलता है। लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट और रेंज है प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन का मतलब जितना आपको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का, जो उसकी रेंज, जो उसकी कॉस्ट है वो कैसे लिखी होगी, डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर एंड द पॉलिसी परचेज, के जो भी आपने पॉलिसी खरीदी है, यही बताया मैंने आपको कि जो भी यहाँ पे पॉलिसी खरीदेंगे उसमें ये लिखा होगा कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा। ऊपर पढ़ लो, देखो स्टार्टिंग आपको बताई थी, कोई भी इंश्योरेंस को हम स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है, पहले उसका नाम लिख लो, हेल्थ इंश्योरेंस है तो इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मैराइन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द जो भी इंसान है। इंश्योरर आएगा ही सब केस में क्योंकि वो कंपनी है, इंडिविजुअल ग्रुप भी हो सकता है, जिसके बदले में क्या होता है, इंश्योरर क्या देगा, हेल्थ इंश्योरेंस देगा, पैसा देगा आपको प्रीमियम के बदले में। किसके बदले में, प्रीमियम के बदले में। आप प्रीमियम दोगे आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आपका कुछ भी एडमिट वगैरह हो जाते हो, मेडिकल कॉस्ट हो जाती है, तो इसके अंदर या तो लमसम होगा या फिर इंस्टॉलमेंट में होगा, या तो प्रीमियम कैसे हो सकता है, लमसम एक साथ भी हो सकता है, कितना अमाउंट है, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने तरीके की होती है। पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कितनी की तरीके की होती है, 4 से 5 तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहले है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी क्या कहती है कि जब आपकी डेथ होगी ना तब आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। 20 से 30 साल का होता है या फिर पूरे लाइफ टाइम का भी हो जाता है, होल लाइफ का भी हो जाता है। देखो लिखा हुआ है इस पॉलिसी के अंदर अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड, यानी कि इंसान को कैसा पैसा मिलता है, विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ अ एश्योर्ड, के जो भी डेथ है, डेथ पे ही पैसा मिलेगा, डेथ से पहले कुछ पैसा नहीं मिलेगा। प्रीमियम कैसे पे होगी, फिक्स पीरियड 20 से 30 साल है ना, मान लो अगर आपने 20 साल की एज में ले लिया है, पॉलिसी ले ली, 50 में आपकी डेथ होगी तो 50 में आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी आपकी फैमिली होगी उसको, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें फिर बेटा 4 तरीके हो रहे हैं। एक एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, इसके अंदर आपको मेन याद रखना है कि या तो डेथ या फिर एक जो फिक्स्ड एज है वो हम रख लेते हैं, या तो भाई मान लो आपने 25 में लिया इंश्योरेंस, आपने 25 में लिया इस पॉलिसी में, एंडोमेंट पॉलिसी में, तो आपकी डेथ मान लो 50 की एज से पहले होगी तो आपको तब पैसा मिल जाएगा, या फिर जब आप 50 के हो गए, एक पीरियड फिक्स कर दिया, एक एज फिक्स कर दी कि अगर डेथ नहीं हुई
तो 50-55 जो भी फिक्स रहती है उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। पिछले वाले केस में डेथ होगी तभी पैसा मिलेगा, यहां पर क्या है, एक एज फिक्स कर दी, या तो वो एज पहले आ गई तो पैसा मिल जाएगा, अगर उस एज से पहले डेथ हो गई तो डेथ पे पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि इंश्योरर कंपनी जो होती है अंडरटेक्स टू पेगा स्पेसिफिड सम वेयर द इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज, या तो उसकी एक पर्टिकुलर एज हो जाए या फिर डेथ जो भी पहले होगी तब पैसा मिलेगा। फिर है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है कि ज्वाइंट, नाम में ही लिखा हुआ है ज्वाइंट, के दो लोग मिलकर के, है ना, आप दो लोग मिलकर के इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब वो दो पार्टनर भी हो सकते हैं एक फॉर्म के अंदर, वो दोनों मिलकर के इंश्योरेंस लेते हैं और जो इंस्टॉलमेंट यानी कि जो प्रीमियम होगी वो भी दोनों मिलकर के ही पे करेंगे, ज्वाइंटली पे होगी। और उनमें से अगर एक की पहले डेथ होगी ना तो जो सर्वाइवर है, जो बचा हुआ है, उसको पैसा मिल जाएगा। ये कहता है पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सन। क्या सर ये फॉर्म में भी हो सकता है, दो पार्टनर भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। प्रीमियम जो है वो ज्वाइंटली दी जाएगी, इंस्टॉलमेंट में दी जा सकती है, मतलब दोनों ही देंगे, ठीक है ना। और पॉलिसी कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा, अगर एक की डेथ होगी तो जो सर्वाइवर है उसको पैसा मिल जाएगा। फिर है एन्युटी। एन्युटी का मतलब एनुअल पॉलिसी भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि बेटा आप, ये रिटायरमेंट होता है एक तरीके से। मान लो आपको रिटायरमेंट, जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप उतना काम नहीं कर पाओगे, उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, तो आप स्टार्टिंग से ये वाली पॉलिसी ले लो। तो जैसे ही आप रिटायर होने वाली एज में होंगे तब आपको या तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे आपको चाहिए मंथली, है ना, क्वार्टरली चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 1 साल का चाहिए, उस तरीके से पैसा मिल जाएगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो एश्योर्ड है, सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज, एक एज के बाद 50 साल, 55 साल, 60 साल, जब आपको लगता है कि आप उसके बाद काम नहीं कर सकते, है ना, तो मिल जाएगा पैसा। मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली भी मिल सकता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। यूजफुल है जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं 50 साल के बाद, 55 साल के बाद, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। फिर है लास्ट, आज की क्लास का सबसे लास्ट चीज, चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि जब आपके बच्चों की, आपको एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा फ्यूचर में, है ना, आपको उनकी शादी के लिए चाहिए, तो ये इसके अंदर आता है। आप पॉलिसी लो, आपको एक एज रखनी पड़ेगी कि भाई जब मेरा बच्चा 18 साल का होगा, जब मेरा बच्चा मान लो 25 साल का होगा, मुझे उसकी शादी करनी है ना, ये इसके लिए लिया जाता है ये वाली पॉलिसी। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है पॉलिसी टेकन बाय इंसान, जो भी पर्सन है वो लेगा अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन के लिए, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। ये या तो उनकी शिक्षा, है ना, आपको पता ही है एजुकेशन आजकल बहुत महंगी है, जब उसका कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा, जब उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करानी पड़ेगी, है ना, उसको सेटअप करा करके देना पड़ेगा, तो सारी चीज पेरेंट्स ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपके भी कर रही होंगे, है ना। तो या मैरिज करा करके देनी पड़ेगी, शादी में भी बहुत पैसा लगता है, तो उस केस में पहले से ही हम पैसा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जोड़ करके रखेंगे। और उसमें एक चीज याद रखनी है कि प्रीमियम अगर इंसान दे रहा है, और नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइड बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। अगर वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही हो गया तो उस केस में कुछ नहीं होगा, डेथ हो गई अगर उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले, जो हमने रखी है ना, मान लो 18 साल 25 साल उससे पहले ही हो गया, तो फिर उस केस में कुछ नहीं मिलने वाला है। वो एग्रीमेंट क्या कहता है कि सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रन अटेन अ पर्टिकुलर एज। ये जो भी इंसान होगा उसको पैसा मिल जाएगा। मान लो आपने 25 साल रखी हुई है कि मेरा बच्चा जो है वो 25 साल का होगा, मुझे उसकी शादी करनी है, उसके लिए मैं पैसा जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे वो 25 का होगा आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। ये था हमारा पूरा का पूरा इंश्योरेंस का फंडा, पूरा का पूरा इंश्योरेंस का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।